मुझे नहीं समझ आता कि ये कैसे हल होगा। आया कि ये जुडिशल कमीशन का इख्तियार है भी कि सीनियोरिटी वो तयन करे। जुडिशल कमीशन के रूल्स में तो इस किस्म की या ना ही आइन में कोई इस किस्म की चीज लिखी गई है। ये मामला ट्रांसफर करने से पहले अगर तय करते तो शायद पब्लिक कॉन्फिडेंस जो था वो इदारे में ज्यादा बढ़ता। आइन से कोई बावरा इकदाम हमने उठाया है। आर्टिकल 200 जो है वो 26वीं तरमीम में जो है वो आइन में डाला गया है, कोई अमेंडमेंट की गई है। मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, अदलिया है, उनके ऊपर आप एक हद तक की तनकीद या एक हद तक की बात करनी चाहिए। अगर सवाल उठाने पे आए ना तो फिर जो तो ये खत जो लिखा गया ना उसके ऊपर भी बड़े सवाल उठते हैं। यहाँ तो कोशिश हो रही है बजरिया चीफ जस्टिस कैप्चर करने की हर हाई कोर्ट और उसके जरिए कैप्चर किया जाएगा और मनमानी से अपने फैसले लिए जाएंगे। इंटरनल वो लड़ाई मुकम्मल वहाँ शुरू है सिंध हाई कोर्ट में। यही सूरत हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। ये सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पैदा हो चुकी है। तनकीद ये हो रही है कि ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि ताकि जो फैसले अब आगे आने हैं उनके ऊपर हुकूमत जितना इन्फ्लुएंस कर सकती है वो कर ले। किसी गांव में किसी ने इतला कर दी कि पानी आ गया, सब गांव वालों ने कपड़े उतार लिए, बाद में पानी भी नहीं आया और उनके भी कपड़े उतर गए। तो ऐसी बात आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मेरा ख्याल नहीं इस तरह की बात होगी। इसकी इस्लामाबाद को सपोर्ट करेंगे, जो भी तहरीक चलेगा हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि वकला की ये तहरीक जो है ना ये बहुत पानी खेज हो। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, पाकिस्तान में वैसे तो ख़बरों की कोई कमी नहीं होती, मगर आजकल तो एक ही लगता है ख़बर सामने है और वो है अदलिया और अदलिया के साथ जो हुकूमती फ़ैसले और कानून साजी के बाद जो अमल दरामद हो रहा है इस सारे मामले पे। वो गुज़िश्ता रोज़ भी इसी से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया और आज भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले किए गए, अदलिया बाहर से आई, कहा गया कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं और ऑफ कोर्स एक फ़ेडरल चेहरा होना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। मुल्क के चारों कोनों से जजेस जो हैं वो आए, मगर जब वो आ गए तो पता चला कि सीनियरिटी ही तब्दील हो गई। जो नए चीफ जस्टिस माफ़ करिएगा जस्टिस साहब हैं जो आए हैं, सरफराज डोगर साहब, वो अब सीनियर तरीन जज हो गए हैं चीफ जस्टिस साहब के बाद। मोहसिन अख्तर कयानी साहब जो इससे पहले थे उनको उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। ये मामला जो था ऑब्वियसली इसके बारे में कयासर आई तो बहुत अरसे से हो रही थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इस हवाले से ख़त भी लिखा था और आज मालूम हुआ कि जजेस की तरफ से एक और ख़त सामने आया है। पिछली दफ़े की तरह इसमें भी मोहसिन अख्तर कयानी साहब, बाबर सत्तार साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इन सब ने जो ये तब्दीली आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने इस ख़त में लिखा है कि किसी भी जज को दूसरे हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करने के हवाले से मुशावरत का अमल जो है वो ज़्यादा शफ़ाफ होना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी जजेस ट्रांसफ़र होकर आए तो आइन के मुताबिक वो दोबारा हल्फ लेंगे और जिस रोज़ वो हल्फ लेंगे उसी रोज़ से उनकी सीनियरिटी का शुमार किया जाएगा। ये अब मगर जो मसला है इसके ऊपर लग तो नहीं रहा कि चाहे वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान हो या चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों, उनके जो फ़ैसले हैं उनमें कोई तब्दीली आएगी। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने गुज़िश्ता रोज़ भी ज़िक्र किया, एक स्ट्राइक भी रही। बहुत से जो जजेस थे वो इन माफ़ करिएगा जो वकला थे वो इन जजेस के कोर्ट रूम्स में पेश नहीं हुए, सिर्फ सरकारी वकला जो हैं वो पेश हुए हैं। अब क्या फ़र्क पड़ता है इससे या नहीं पड़ता ये अब हमें देखना पड़ेगा। इस पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब, माहिर कानून है द शो। सर जी जाफरी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो ख़त लिख रहे हैं और उन्होंने बहुत एक अहम मेरे ख्याल में पॉइंट उठाया है, क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत का या जो हुकूमत को सपोर्ट करें वकला, उनका ये ख्याल है कि ये इख्तियार हुकूमत के पास या एग्जीक्यूटिव के पास है और आइन के तहत है कि वो जजेस को कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मगर ये जो अब हल्फ का इशू उठाया गया, आपके ख्याल में क्या ये कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर कोई मसला खड़ा हो सकता है? जो नई सीनियरिटी लिस्ट बना दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए।
बहुत शुक्रिया आरफा साहब, आपने मौका दिया। आप इजाजत देंगी तो मैं थोड़ी सी तमीद बांधूंगा इस बात पे, क्योंकि ये काफी पेचीदा मामला है। देखें, ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांसफर में अस खुद कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ट्रांसफर जो किया है वो ट्रांसफर की जो इजाजत है आइन में, वो एक आर्जी इजाजत है। उसकी लफाजी में बहुत क्लियर है कि ट्रांसफर जो है वो किन शराइत पे होगा, और उसकी लफाजी से आया होता है कि ये एक एड हॉक नुमा ट्रांसफर होगा, और इसके इस्तेमाल, इसकी गुंजाइश इसलिए दी गई है कि अगर कोई एक स्पेशलिस्ट फील्ड का मामला एक कोर्ट के अंदर राइज कर जाए जहां पे जजेस के अंदर इत्तेफाक राय ना बन पा रही हो, या फिर एक बैकलॉग मखसूस किस्म की हो जिसके लिए एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत हो, इस को डील करने के लिए ट्रांसफर की गुंजाइश है, और उस गुंजाइश को पूरा करने के लिए तमाम अलग अलग जगहों से इजाजत लेना जरूरी होती है। लेकिन इसके साथ ये बहुत क्लियर है कि वो सीनियरिटी अपनी क्योंकि रिटेन करेंगे, लिहाजा वो जो तय है जजेस का स्टैंडर्ड उस हाई कोर्ट में, उससे अलग, उससे मावरा रहेंगे, क्योंकि एक जज जो है वो कोई सिविल सर्विस अफसरशाही का हिस्सा नहीं है, ये एक यूनिफाइड सर्विस नहीं है। ये जो तमाम हाई कोर्ट्स हैं ये अलग अलग अपने अपने तई आजाद हैं, ये अपने अपने सूबों के एपेक्स कोर्ट्स हैं, और इनमें से अगर सुप्रीम कोर्ट तक एलिवेशन होती है तो वो वहां पर भी एक अलग ओथ टेकिंग होती है, इसलिए कि वो एक जर्नी, लीगल जर्नी सेपरेट होती है। और इसी तरह अगर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होना है, ठीक है, ये बात देखी जा सकती है क्यों होना है, आपकी क्या एक्सपर्टीज थी, ऐसी क्या जरूरत थी। मैं ये आर्ग्यूमेंट नहीं बाय करता कि हमें सिंधी स्पीकिंग सिंधी और बलोची स्पीकिंग बलोची चाहिए था, क्वाइट सिंपली बिकॉज ये जो असामियां थी इनको अगर अफ्रेश आप फिल कर देते तो जो अभी सिंध हाई कोर्ट के लिए लिस्टें बनी थी उसमें उम्दा स्पीकिंग सिंधी कैंडिडेट्स थे, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की लिस्ट बनी थी उनमें भी बहुत अच्छे कैंडिडेट्स होंगे। और इसके अलावा इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट विफाकी इकाइयों का ही रिप्रेजेंटेशन है। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब सवात के हैं, समन रफत इम्तियाज साहिबा एक खातून है कराची की, वो मियां रजा अरबाब ताहिर साहब जो हैं वो क्वेटा के हैं, और वो बलोचिस्तान से आए हैं और उनके वालिद को भी लाके उनके सामने खड़ा कर चुके हैं उनके अपने खत के मुताबिक। तो ये देखें, ये मामला मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मेरे ख्याल में दुरुस्त इशारा किया है कि ये जो 26वीं तरमीम हुई है ये उन 6 जजेस के पहले खत की वजह से हुई है जहां पे इंटरवेंशंस का इजहार किया गया था, और इन जजेस से इतनी खफगी है तो जाफरी साहब फिर कि वो अब कुछ भी माफ करिएगा सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ यहाँ, बट वही बात सर कि अब जो आप बात करें, अगर हुकूमत उसको ना रिकग्नाइज करे या चीफ जस्टिस ना रिकग्नाइज करें तो क्या कुछ हो सकता है इसके बारे में? देखिए, वो जो खत है जिसका आप हवाला दे रही हैं उसके अंदर कोई अगर मंतक हो तो है क्या? अगर ये कह रहे हैं कि पेंडेंसी यहाँ ज्यादा है तो इस्लामाबाद में कम है, लाहौर में ज्यादा है। अगर ये कह रहे हैं कि जुडिशल रेशियो यहाँ बुरा है तो इस्लामाबाद में बेहतर है, लाहौर में बदतर है, ये कोई सेंस, देखिए ये 3 लोगों को जमा करके इस उज़र पे जमा किया है ताकि आप वो कह सकें देखें हमारे पास एक सिंधी स्पीकिंग सिंधी, या देखें हमारे पास एक बलोची स्पीकिंग पर्सन आ गया। ये दोनों महज पर्दा है। जो एक्चुअल हरबा है, जो एक्चुअल वार है, वो ये डोगर साहब हैं और इनकी सीनियरिटी है, क्योंकि वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब को ट्रम्प करती है। ये बाकी 2 जो है ये विंडो ड्रेसिंग है, तो इनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा। और ये अफर्मेटिव एक्शन की बातें जो है मेरे ख्याल में बिल्कुल कमजोर, बिल्कुल भोंडे किस्म की एक्सक्यूजेज हैं। डोगर साहब को इंस्टॉल करना है क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो इतने इंडिपेंडेंट नहीं भी हैं, लेकिन वो भी जो है वो जरूरत से ज्यादा इस वक्त इंडिपेंडेंट है। एक कोर्ट को ये आम जबान ज़दे आम है वकला में कि आमिर फारूक साहब ने एक तरीके से इस कोर्ट को पिछले चंद सालों में चलाया है। उस तरीके की हमारी इंतजामिया को आदत हो गई है। आदत एक दफा जब पड़ जाए, जिस तरह काजी फाइज ईसा की जब आदत पड़ जाती है एक पार्टिसिपेंट की, तो फिर वो आदत छुटती जरा मुश्किल से है, भले आइन को ही क्यों ना तोड़ मरोड़ना पड़े। इसी तरह यहाँ पे क्योंकि आदत पड़ गई है और आमिर साहब की अब शायद ऊपर जाने की बारी आ रही है, तो पीछे जिसको छोड़ना है वो भी तमाम उन कामों पे मुकम्मल उतरे और कोई शक की गुंजाइश ना हो। इसलिए एक इन्फिल्ट्रेशन हुई है इस हाई कोर्ट की सीनियरिटी में। ये ऐन अदलिया की आजादी के खिलाफ है, ये सिर्फ जुडिशल कैप्चर के लिए है। जिस तरह भोंडी किस्म की आपको एक्सक्यूजेस दी जाती थी कि हम 26वीं तरमीम कर रहे हैं एफिशिएंसी के लिए, हम 26वीं तरमीम कर रहे हैं आज़ादी के लिए, ये जितने भी झूठ आपसे बोले जाते थे वो जिस तरह सामने आपके फाश हुए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ने जो 3 महीने में 3 लाइनों से ज्यादा की जजमेंट नहीं लिख पाए हैं। इसी तरह ये कि हम इकाइयों में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये भोंडे और झूठी पोजीशंस हैं। बहुत क्लियर है क्या करने जा रहे हैं और लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि तरमीम के हाथों भी बेवकूफ बने, उसके बाद इस तरह के हरबों के हाथों भी बेवकूफ बने। तो जाफरी साहब, बट इज देयर एनी वे ऑफ इसको रोकने का कोई तरीका लीगल या आईनी है?
देखें, मैं आपने जो शुरू में कमेंट सुनाई थी, मैं उनसे मुत्तफिक हूँ सलाउद्दीन साहब से कि ये जुडिशल कमीशन का भी इख्तियार कैसे है कि वो सीनियरिटी डिटरमिन करेगा। मेरे नजर में तो नहीं है, लेकिन अगर वो डिटरमिन करती है और गलत करती है तो इस एक्शन को जस्टिसेबल होना चाहिए, इसके खिलाफ पिटिशन होनी चाहिए। मेरे ख्याल में पूरी इस्लामाबाद बार को भी पिटिशन करना चाहिए, और अगर कोई मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंचे 26वीं तरमीम के अलावा, तो वो एक फुल कोर्ट को डिटरमिन ये करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की प्रायर डिटर्मिनेशंस भी हैं सीनियरिटी के हवाले से। फारूक इरफान साहब के केस के अंदर ये डिटरमिन हो चुका है, उस खत के अंदर इसका हवाला भी है कि आप सीनियरिटी रखते हैं अपने हाई कोर्ट की, और अगर आप अपने हाई कोर्ट पे से डिप्यूटेशन के अलावा परमानेंस लेके आते हैं तो फिर आप उस हाई कोर्ट का ओथ लेंगे, क्योंकि आप उस हाई कोर्ट में फिर परमानेंटली सर्व कर रहे होंगे। अगर आपको उस हाई कोर्ट के सीनियरिटी में दाखिल होना है तो फिर कल आपका पहला दिन होगा जिस दिन आप ओथ लेंगे। ये नहीं, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसी मौजू पे गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हमने पहले सेगमेंट में भी इस पर बात की, हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस तो आ गए जिसका हक ऑब्वियसली हुकूमत के पास है, एग्जीक्यूटिव के पास है, पर ये जो अब सीनियरिटी तब्दील कर दी गई है जजेस की, इस पे भी सवाल उठाया जा रहा है। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशतर औसाफ अली साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। अशतर साहब, ये ऑब्वियसली जजेस आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हुकूमत का मौक़िफ़ उसके ऊपर था, आईनी भी एक कदम था, पर सर जो जजेस की अब सीनियरिटी में तब्दीली की गई है, इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका एक ख़त सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब आप हाई कोर्ट में आते हैं तो आपको ओथ लेना पड़ता है, और उस ओथ के बेसिस पे आपकी सीनियरिटी जो है वो डिटर्मिन होती है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी और हाई कोर्ट से आएँ और वहीं उसकी सीनियरिटी जो है वो नई जगह पे अप्लाई हो जाए। सर, आप इसको किस तरह देख रहे हैं इस मामले को? दो हिस्से होंगे ना इस बात के, एक ओथ का और दूसरा सीनियरिटी का। अब ओथ का ताल्लुक इसमें मेरी नज़र में कोई नहीं है। वजह कि आप हाई कोर्ट के जज होते हैं एक प्रोविंस में, तो फिर आपका ट्रांसफ़र होता है आपकी कंसेंट से, मशावरत के साथ, बोरोइंग जो कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस का और आपके जो जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन होती है। तो अगर आपने वो ओथ लिया है तो वो ओथ किस चीज़ का लिया है? आप ओथ लेते हैं एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द कंट्री, द लॉ, कि आप किस तरीके से फंक्शन करेंगे। वो फंक्शनिंग जो है उसका ताल्लुक जो है वो आईन के साथ और कानून के साथ है, वो किसी एक इदारे के साथ नहीं है। आप इदारे का ओथ नहीं लेते, आप आइन का ओथ लेते हैं, आप अपनी कारकर्दगी का ओथ लेते हैं। और चूंकि आप जज होते हैं हाई कोर्ट के, तभी तो आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, और वो ट्रांसफ़र जो है वो ट्रांसफ़र बैक भी तो होगी ना, है ना। तो तस्वर नहीं है कि आप उस हाई कोर्ट के परमानेंट जज बन जाते हैं। यू आर बोरोड एंड यू go back. Now, if somebody was to go from here to another high court और वहाँ पे वो ओथ लें, तो किस चीज़ का ओथ लेंगे? वही रिपीट करेंगे कि मैं आइन की पासदारी करूँगा, और फिर अगर उनकी वो ओथ की तो वो तैनाती की ओथ होगी, तो तैनाती तो नहीं होगी। माफ करिएगा सर, आपकी बात काट रही हूँ यहाँ पर। कई लोगों ने ये एतराज किया कि जैसे हर जब आप ओथ लेते हैं तो उसमें जिक्र होता है कि ये लाहौर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, तो इसलिए भी वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर आप लाहौर से फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद आएंगे तो आपको दोबारा ओथ इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिक्र होगा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आप ओथ लेंगे। आपके पिछले ओथ में लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र था। नहीं, आप ओथ जो ले रहे हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया, वो है आइन की पासदारी का, इदारे का नहीं होता। सही, ठीक है ना। तो मैं जो इस्तदलाल दे रहा था, जो मैं दलील दे रहा था, वो ये थी कि जब वो वापस लाहौर हाई कोर्ट आएंगे तो फिर वो दोबारा ओथ लेंगे क्या?
और फिर जब वो दोबारा ओथ लेंगे तो फिर किस चीज़ का वो फिर सबसे जूनियर हो जाएंगे वहाँ पे। देखिए ये अपॉइंटमेंट का ओथ होता है? ये ओथ ट्रांसफर के ऊपर लागू नहीं होगा। ट्रांसफर तो वो होगा जो हाई कोर्ट का जज है, वही ट्रांसफर होगा। लेकिन जो दूसरे दलील है कि आपको एक हाई कोर्ट के अंदर तैनात होने का, ये तैनात की अपॉइंटमेंट की तो बात ही नहीं है, ये ट्रांसफर की बात है, इसलिए ओथ की जरूरत नहीं। दूसरा कि सीनियरिटी कैसे होगी? देखिए वो सीनियरिटी डिटरमिन होती है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जब आपकी नोटिफिकेशन होती है और आप ओथ लेते हैं, इंटर से जो आपकी सीनियरिटी है तमाम प्रोविंसेस में, वो आएगी फ्रॉम द डेट दैट यू आर अपॉइंटेड एज अ जज। देयरफॉर जब कोई यहाँ से सिंध जाएंगे और वो सारे सिंध के अपॉइंटेड जजेस से ज़्यादा पहले अपॉइंट हुए हुए, तो वहाँ पे वो सीनियर हो जाएंगे। तो ये इसमें कोई लंबी चौड़ी बहस की भी शायद ज़रूरत नहीं है और इसमें कोई अबहम भी नहीं है। आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड ऑन दिस। सही। और सर जो ये तनकीद हो रही है, आई मीन ये सवालात इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल तासुर ये फैल रहा है और हम कह सकते हैं कि वाइड स्प्रेड है कि ये फैसले हुकूमत सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो ऐसे जजेस लाना चाह रहे हैं ताकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पिछले 6 जजेस हैं जो शायद जिनके बारे में ये खदशा है कि वो हुकूमत के खिलाफ फैसले देंगे, उनको चीफ जस्टिस उनमें से कोई ना बन पाए। तो दैट इज़ ऑल्सो वाई सर कि ये इश्यूज उठाए जा रहे हैं कि क्या ये हुकूमत के पास इस तरह का इख्तियार होना चाहिए कि अगर उनको लगे कि कुछ चीफ जस्टिस है वो एक ऐसा इंसान बन रहा है जो जिसको हुकूमत पसंद नहीं करती, तो आप कहीं और से ट्रांसफर कर लें और आप चीफ जस्टिस किसी और को बना दें। दैट इज़ वाई द सीनियरिटी एंड ओथ टेकिंग इज बिकमिंग एन इशू। It should not be an issue for 2 reasons. One, कि जब यहाँ पे हाई कोर्ट में कोई फैसला है तो उसके खिलाफ अपील लाया करती है। If you don't like the decision, you can always go in appeal. और वो इंटर कोर्ट अपील भी होती है और सुप्रीम कोर्ट में भी हुए। So that is one aspect of the matter. Secondly, चीफ जस्टिस के 2 वोट तो नहीं होते, उसका एक ही वोट होता है और जब वो बैठते हैं बाकी जजेस के साथ तो फिर he is one of the judges and he cannot claim a seniority. He cannot claim a veto in that. एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हुकूमत ने तो किया भी नहीं, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का तो जिक्र ही कहीं नहीं है। इसमें जिक्र किसका है? इसमें देखिए वीटो किसके पास है? वीटो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास। इसमें वीटो है बोरोइंग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। इसमें वीटो है जिसको बोरो किया जा रहा है उस जज के पास, उसकी कंसेंट के बगैर नहीं हो सकता। जहां पे वो जा रहे हैं वहां पे भी वो कह दें कि मैं नहीं ये बात मानता, तो नहीं होगा। इट विल नॉट हैपन। एंड देन द प्रेसिडेंट इज नॉट द फेडरल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट इज द सिंबल ऑफ द फेडरेशन। तो अब आप क्या मेलाफिडे आप एट्रीब्यूट किससे कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से। आई थिंक ये दिस इज स्ट्रेचिंग इट अ बिट मच। इस तरह अगर आप कहेंगे तो फिर तो ये सारा का सारी गलत और मेलाफिडे और ये जानबूझ के किया जा रहा है। नहीं, इसको जरा ठंडे दिल से हम सोचें, हम क्या चीज़ किसको एट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं इस बात से काफ़ी अपसेट हूँ इस बात से कि हम क्यों नहीं बिल्कुल सही सर पढ़ते देखते कि ये फेडरल गवर्नमेंट का इसमें ताल्लुक ही कोई नहीं है और ये कंसेंसस। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे निकाला। नाजरीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से।
खान साहब ने कल ओपनली कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानियां हैं और हलीज नहीं होना चाहिए। उनकी तरफ से अगर कोई रिस्पांस आता है तो हम वेलकम करेंगे, होना चाहिए। खत जो है ये कोई नया नहीं लिखा है इसने, ये को आज से 2 साल कबल एक ARY पे एक बयान जारी हुआ था शहबाज गिल का। एक ही थीम है, मुहिम जो ये है कि फौज और आवाम के दरमियान, फौज और उसकी कमांड के दरमियान गलतफहमियां पैदा की जाए और इस तरह से फौज को कमजोर किया जाए। एक शख्स 2 साल से जेल में बैठा हुआ है, डट के बैठा हुआ है, वो कह रहे हैं मुझे कोई आसाइश नहीं चाहिए, मैं आखिरी शख्स होऊंगा जो इस जेल से बाहर निकलेगा। वो कह रहे हैं होश के नाखुन लो, पाकिस्तान को एक शख्स को बंद रखने के लिए तबाह ना करो, इदारों को तबाह ना करो। आप कह रहे हैं पांव पकड़ रहे हैं, वो आंखें दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं खड़ा हूं यहाँ पाकिस्तान की आवाज बंद कर, मेरे से बात करो। इसका जवाब उनको नहीं मिलेगा। जो उनको खुशी मिली थी जब गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई थी, वैसे ही वो वक्त गुजर गया और उनको सजा होगी अल-कादिर में। इनको हुकूमत को और मुल्क को आगे बढ़ने देना चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो ताज़ा तरीन ख़त सामने आया है जो उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को लिखा है। बहुत जिक्र हो रहा है इस ख़त का। ख़त की शुरुआत में फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा जो है वो कहा गया है। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बेसिकली इस ख़त में कहा है कि वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर नज़रसानी करें। इसके अंदर इंतखाबी धांधली का भी जिक्र किया गया है, 26वीं आईनी तरमीम का भी जिक्र किया गया है, पीका के कानून में जो तरमीम की गई है पिछले दिनों उसमें भी जिक्र किया है, और बात की है तफसील से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं। ये भी कहा गया है कि ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और इदारों का किरदार रहा है इस सारे पिछले चंद सालों में, उस पर भी तनकीद की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा कि अगर इस ख़त का कोई रिस्पॉन्स आया तो हम इसका खैर मकदम करेंगे। मगर सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से ये ख़बर सामने आई है कि ऐसा कोई ख़त जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं मिला। सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से ये भी कहा गया है कि मीडिया पे ख़बर सामने आई थी कि बानी पीटीआई ने ऐसा कोई ख़त लिखा है, मगर वो कहाँ है कुछ मालूम नहीं है। ऑब्वियसली जब से ये इतला सामने आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका जिक्र किया, इट्स ऑल ओवर द हेडलाइंस, टॉक शोज़ में भी डिस्कस हो रहा है। तो इसी पे बात या सवाल पूछे गए जो हुकूमती वफाकी वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, तो उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के जो ये ख़त है इसका मकसद ये है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान फ़र्क डाला जाए या फ़ौज और उसकी कमांड के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की जाए। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि ये ख़त से जेल कैसे लिखा गया है और ये बाहर कहाँ से आया। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फैसल साहब, ये वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के। वेलकम टू द शो सर। चौधरी साहब, अब ख़त लिखा गया है, ख़त आप लोगों ने पब्लिक करना है या ख़त अरसाल कर दिया, कुछ हमें इसका बैकग्राउंड समझाएं और क्यों, आई मीन लाइक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स सर। देखिए, ख़त जो है वो ओपन लेटर है टू आर्मी चीफ है, एड्रेस उनको है, और इमरान खान साहब ने उसमें उन 6 नुकात का इज़हार किया है जो उनकी नज़र में एक जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो मुआशी प्रॉब्लम्स हैं, टेररिज्म है और आज़ादी अदलिया और आज़ाद मीडिया की एब्सेंस है। बेसिकली जमहूरियत को जो की एब्सेंस जो है उसका कारण है और उसकी वजह है। और उन्होंने ये कहा है कि फ़ौज के जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो शहादतें दे रहे हैं और फ़ौज बड़ी कुर्बानियाँ दे रही है। तो कोई भी लड़ाई जो है वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक पूरी कौम मुतहद हो के फ़ौज के पीछे ना खड़े हो। फ़ौज लड़ाई कौम के सर पर लड़ती है और कौम को इस वक्त ज़रूरत है कि फ़ौज और कौम के दरमियान जो खलीज पैदा हुई है उसको कवर अप करने के लिए या उसको नज़दीक लाने की ज़रूरत है। और उसकी वो 6 नुकात का इजहार उन्होंने किया है कि जो बुनियादी वजह हैं, उसमें जो पहला नुक्ता जैसे आपने जिक्र किया कि 2024 के इलेक्शन रिगिंग का है और
रिगिंग के दौरान के नतीजे में एक माइनॉरिटी जो हुकूमत है वो इम्पोज की गई और अवाम का मैंडेट जो है उसके बरअक्स फॉर्म 47 के इलेक्शन फ्रॉड के जरिए किया गया। इसी तरह 26वीं तरमीम है जिसकी तरह और पीका और दूसरे आपने बात किया। तो ओवरऑल ये वो इशारे हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के वो वाहिद लीडर हैं इस वक्त जिन्होंने अपने पैरों से आगे बढ़ के, अपनी नाक से आगे बढ़ के बात की है और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस की निशानदेही की है, जो कि बीइंग अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनकी एक वो जिम्मेदारी समझते हैं। ये पाकिस्तान को जो मुश्किलात। सर बट व्हाट इज द पॉइंट, माफ करिएगा मैं आपकी बात काट रही हूँ बट समझने की मैं कोशिश ही कर रही हूँ कि व्हाट इज द पॉइंट। क्या आपको मतलब कि इमरान खान साहब को लगता है कि फौज में ये इश्यूज उनको मालूम नहीं है? देखिए आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं और मतलब कि ये ओपन लेटर के थ्रू कम्युनिकेट करने की क्यों कोशिश की गई? आई मीन दीज आर टू सेपरेट क्वेश्चंस एंड आई वुड लाइक आंसर्स टू बोथ ऑफ देम। बात ये है कि चीज़ों की तो मालूम तो सबको होती हैं। आप और मैं जिन चीज़ों पे बहस करते हैं क्या वो अवाम में मालूम नहीं होती हैं? अवाम में उन चीज़ों के बारे में बात हो रही होती है। तो बात एक जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ी सियासी पार्टी का लीडर जो है पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारों से मुखातब होते हैं तो वो पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपनी तजवीज़ सामने रख रहे हैं कि और But why to the army chief? I mean, आपको क्या, आपको पॉलिटिकल लीडरशिप को ये कहना चाहिए या आपको लोगों को ये कहना चाहिए? अब आप आर्मी चीफ को क्यों बता रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आइडियली जो है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ या सियासी कुव्वतों के साथ ही एंगेज होना चाहिए, लेकिन ये एंगेजमेंट अभी रिसेंटली हमने की है, हमने करके देखी है। देखिए अरफा, सियासी कुव्वतें जो हैं वो सिर्फ महज सियासी कुव्वतों का क्लॉक पहने या मतलब लिबादा ओढ़ लें तो वो सियासी नहीं होती। इस मुल्क में 8 फरवरी 2024 को जिस पार्टी को मैंडेट मिला, जो हुकूमत में जमाते हैं, उन्होंने उस मैंडेट को तस्लीम नहीं किया और अपनी सियासी स्पेस गिव अप की और फॉर्म 47 की हुकूमत लेने को तरजीह दी, बजाय कि एक सियासी अमल का या किरदार का मुजाहरा करते। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी अब शहीद बेनज़ीर भुट्टो और शहीद भुट्टो की फ़लसफ़े को छोड़ के प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी है। यहाँ से जरदारी साहब का एक फ़लसफ़ा है जो कि इस वक्त आ रहा है। अब इशू ये है कि अगर तो आप हमारी सियासी हैसियत को तस्लीम नहीं किया आपने 8 फरवरी को, तो फिर मेरी नज़र में या मेरी ओपिनियन में फिर नवाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब हों या सियासी पार्टियां जो दूसरी हों जो फॉर्म 47 की हुकूमत के बेनिफिशरीज हैं, वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो सियासी हैं। मेरी नज़र में उन्होंने अपनी सियासत जो अपनी तो सर फिर आपकी तो बातों से मुझे ये समझ आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि फौज सियासी है, कि आप कह रहे हैं ये सियासी नहीं रहे तो हम खत क्यों लिख रहे हैं? देखिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फौज का एक किरदार पाकिस्तान की सियासी तारीख में रहा है, उसको ना आप डिनाई कर सकती हैं ना मैं डिनाई कर सकता हूँ, नहीं होना चाहिए। वी डू नॉट अप्रूव ऑफ इट, वी डू नॉट अप्रूव ऑफ इट। वो डिनाई करते हैं तो आपको भी पता है कि उस डिनाइल की कोई वजह नहीं होती जिसकी कोई बुनियाद ना हो। आप मुझे बताइए कि आप बतौर सियासी मुबसर एक लिखारी या पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी सहाफ़ियों में से एक सहाफ़ी होने के नाते क्या आप इस हकीकत से इनकार करती हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी सच अ बिग जर्नलिस्ट। मैं तो नहीं इनकार करती, मैं कह रही थी अगले इनकार करते हैं। तो यू आर द इंडिपेंडेंट कमेंटेटर। आप कह रहे हैं कि मैं सही कह रही हूँ, वो गलत है? नहीं, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ। देखिए फौज के दो किरदार हैं, एक सिक्योरिटी से मुतल्लिक है जिसको हम सारे इंडोर्स करते हैं। फौज का किरदार वो बॉर्डर्स की हिफाजत हो, टेररिज्म हो या सिक्योरिटी से मुतल्लिक हो, लेकिन फौज का जो सियासी किरदार है उसको वी मे नॉट अप्रूव ऑफ इट। आप भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता, प्रिंसिपली वी डू नॉट एग्री विद दैट। बट एक जो रियल पॉलिटिक्स है उसमें उनका किरदार रहा है और रहेगा भी जब तक सियासी जमातें सियासी किरदार का और अमल का मुजाहरा नहीं करती। अनफॉर्चुनेटली गुफ्तगू की हद तक ठीक है, लेकिन जब अमल करने का मौका आता है तो फिर सियासी जमातें जो हैं वो ऐसे जैसे। सर अब मुझे ब्रेक लेनी है, सॉरी। अभी वील नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक और चौधरी साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें फैसल चौधरी साहब से और हम उनसे बात करें जो इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है। चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत तनकीद की है। उन्होंने कहा कि आपके ख़त का मकसद सिर्फ अवाम और फ़ौज के दरमियान में फ़र्क डालना है और जो फ़ौज की कमांड है और फ़ौज में उसमें भी फ़र्क डालना है। ये पहली दफ़े इल्ज़ाम नहीं लगा आप लोगों पे? राना साहब ने हस्बे मामूल ख़त नहीं पढ़ा होगा। वो देखिए गुजारिश ये है कि मैं बात कर रहा था तो एक जुमला आपकी इजाज़त से, जो वज़ीर दाखिला जनरल डायर हैं पाकिस्तान के मोहसिन नकवी, उनकी गुफ्तगू क्या जमहूरी है,
क्या वो गुफ्तगू में कभी कोई सियासी गुफ्तगू आपको नज़र आती है कि हम 26 नवंबर करेंगे? हालांकि हमारा ना लॉन्ग मार्च की कॉल है, ना हमारे धरने की कॉल है, ना हमने कोई ऐसी कॉल दी कि हम इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। तो वो इतने घबरा के उन्होंने पाकिस्तान के शहरियों को दोबारा जो है वो गोलियां मारने की धमकी दी है। तो मैं इसकी आपके प्रोग्राम के थ्रू भी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। एक ज़िम्मेदार हुकूमत नहीं है ये हुकूमत, जो है इसकी गुफ्तगू दे आर वॉकिंग टॉकिंग इन अमराना स्टाइल में। तो अगर अमराना स्टाइल में इनसे बात करनी है तो फिर उनसे बात की जाए, जो कि और जो इल्ज़ाम है सर राना सनाउल्लाह साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने इसलिए नहीं कि उन्होंने लेटर पढ़ी नहीं है, वो समझ ही नहीं सके। वो कल भी उन सबका ने लेटर पढ़े बगैर ये तबसरा शुरू कर दिया। हमने किसी भी जगह पे हमने तो बल्कि ये जो इमरान खान साहब की तजावीज़ हैं ये फ़ौज का और अवाम को करीब लाने की तजावीज़ हैं और पॉलिसी शिफ्टिंग की बात की है कि देखिए आपने 3 साल इस मुल्क में ये पॉलिसीज़ रखी हैं, उसका ना सियासी तौर पे फ़ायदा हुआ है ना मुआशी तौर पे फ़ायदा हुआ है। टेररिज्म बढ़ गया है, पाकिस्तान में अदलिया और मीडिया। तो आप ये कह रहे हैं कि हमें पावर मिलने आए तो ये मसले हल हो जाएंगे? आप ये हम ये कह रहे हैं कि आप अवाम की चॉइस को, अवाम के मैंडेट को और अवाम की ख्वाहिश का एहतराम करें। सर वो 2018 चुना नहीं कीता तो उस वेले तो थान कोई एतराज ना सी। नहीं, ये बात इल्ज़ाम की हद तक है लेकिन प्रूफ तब भी नहीं हुआ। आपने तो उस वक्त कहा था कि आप जो हल्के कहते हैं हम खोल देते हैं। 2018 में हमारे 23 ऐसे लोग हैं जो 5000 से कम मार्जिन से हारे। मैं ये आपको रिकॉर्ड से भी बता सकता हूँ कि उस ज़माने में ये जो हमारा बात की गई, हमारे ऊपर ये कहा जाता है कि आरटीएस बिठाया गया, आरटीएस बिठा के हमारा मैंडेट चोरी किया गया। और उस वक्त भी सर आपको कराची के रिजल्ट याद हैं? आप 2018 तो आपको 2024 के भूल गए? नहीं सर मैं तो नहीं भूले, मैं तो 2024 की बात करें। आप पैरेलल ड्रॉ करते हैं, फॉल्स पैरेलल, और इसलिए कि 2024 का जो इलेक्शन है आपने कहा ना कि मडी द वाटर तो नहीं करने दूंगा आरफा मैं आपको। नहीं सर आप कह रहे हैं कि मुल्क में नहीं सर आप कह रहे हैं कि काम नहीं है मुल्क में क्योंकि 2024 का इलेक्शन चुराया गया, तो वो तो फिर 2018 के बारे में भी सही है। 2018 के बारे में इलेक्शन था तो उस वक्त तो कोई किसी को रोक नहीं रहा था। 3 दफा लॉन्ग मार्च हुआ, मौलाना साहब ने किया, बनावल साहब ने, मरीम साहब ने, हमने रोका। कभी हमने औरतों के दुपट्टे उड़ाए, जो घर गिराए, पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट से पकड़ा, पार्लियामेंटेरियंस के बच्चों को उठाया। जो लॉजेस में तो आपने पुलिस भेजी थी, लॉजेस और पार्लियामेंट, इसमें तो पार्लियामेंट के अंदर चले गए ना जी। चले, अगर कोई बात, मैं उसको डिफेंड नहीं करता कोई ऐसी बात। मुझे बताइए जो पीका लॉ जैसे ब्लैक लॉज पास करे जो असेंबली का, वो जमहूरी होगी क्या? 26 में आईनी तरमीम जिस तरीके से की गई और जो की गई, बात यह है कि वो ऑर्डिनेंस फिर जजिस ने उड़ा के बाहर फेंक दिया। तो जजिस के ऊपर किसी ने सर्वेलेंस नहीं लगाई, जजिस के घरों पर अटैक नहीं किया, जजिस की कोर्ट पैकिंग नहीं शुरू की, जजिस को जो है वो घर नहीं भेजने की, उनकी सीनियरिटी लिस्ट नहीं चेंज की। ये जो पैरेलल है वो पैरेलल ड्रॉ किया जाता है जब इक्वलाइज हो रहा हो। जहां पे हमारे साथ हो रहा है वो तो 71 के बाद पहली दफा हमारे साथ हो रहा है। उससे पहले हमने किताबों में पढ़ा, जो देखने वाले पंजाबियों के साथ हुआ भी नहीं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।